हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। आज हम बात करने वाले हैं नॉन टेक प्लेसमेंट्स के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नॉन टेक प्लेसमेंट्स क्या होती हैं, कितने एवरेज पैकेजेस रहते हैं, क्या क्या टॉप कंपनीज हैं इसमें, एंड साथ के साथ आपको क्या पढ़ने की ज़रूरत है, कितने इंटरव्यू राउंड्स होते हैं, उनके लिए आप प्रिपेयर कैसे करें। अब सबसे पहले बात करें नॉन टेक प्लेसमेंट्स की, तो ये क्या होती हैं। कंपनीज के अंदर कुछ कंसल्टेंट्स होते हैं जो दूसरी कंपनीज का डेटा एनालाइज करते हैं और उन कंपनीज को हेल्प करते हैं अपना बिजनेस ग्रो करने में। तो जो भी चीज़ बिजनेस मैनेजमेंट फाइनेंस से रिलेटेड है वो सारी नॉन टेक फील्ड के अंदर आ जाती है। ये लोग डेटा को एनालाइज करते हैं, उसके अंदर पैटर्न्स ढूंढते हैं और बाकी सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन उससे निकालने की कोशिश करते हैं। अब नॉन टेक प्लेसमेंट्स बहुत सारे कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ये यूजुअली ऑन कैंपस होती है जब कंपनीज आपके कैंपस के अंदर आ रही होती हैं। अब जब भी कंपनी आपके कैंपस के अंदर आती है तो वो रोल जो लेकर आती है उस रोल में नॉन टेक प्लेसमेंट नहीं लिखा होता, उस रोल में कुछ अलग ही वर्ड्स डिफाइंड होते हैं। तो कंपनीज कौन कौन से रोल्स लेकर आती हैं, वो आती है एनालिस्ट की पोजीशन के लिए, एसोसिएट की पोजीशन के लिए या कंसल्टेंट की पोजीशन के लिए। तो ये तीन सबसे टॉप रोल्स हैं जिनके लिए कंपनीज आ रही होती हैं। इसके अलावा कुछ कंपनीज डेटा साइंटिस्ट पोजीशन के लिए भी आती हैं जिसमें वो डिमांड करती हैं कि आपने मशीन लर्निंग पर काम यानी एमएल पर काम किया हो। उसके साथ साथ मार्केटिंग या सप्लाई चेन मैनेजमेंट एससीएम या फिर ट्रेडिंग एंड फिनटेक रिलेटेड रोल्स के लिए भी ये कंपनीज आ रही होती हैं। तो अगर आप नॉन टेक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप कंपनीज में अप्लाई करना शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि रोल्स में ये कीवर्ड्स में से कोई एक अवेलेबल हो ताकि आप समझ सके कि हाँ ये रोल नॉन टेक प्लेसमेंट्स के लिए है जिसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि नॉन टेक के लिए आपको क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत है। नॉन टेक में क्या पढ़ने की ज़रूरत है उसकी बात करें तो इसमें सबसे पहला आता है कि आपको डेटा एनालिसिस आना चाहिए। डेटा एनालिसिस यानी ऑलरेडी आपको अगर डेटा दिया जाए तो उसको कैसे एनालाइज करना है, उसमें पैटर्न्स कैसे ढूंढने हैं, उसमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन कैसे आपको निकालनी है। तो ये करने के लिए आपको दो में से एक लैंग्वेज आनी चाहिए, या तो आपको आर आनी चाहिए या फिर आपको आनी चाहिए पाइथन। तो पाइथन की कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज या आर की कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज, इंपॉर्टेंट फंक्शंस आपको पता होने चाहिए। सेकेंड चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो है एसक्यूएल। तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए डेटाबेसेस की, कि डेटाबेसेस काम कैसे करते हैं, आप इंफॉर्मेशन रिट्रीव कैसे करते हैं डेटाबेस से, मतलब निकालते कैसे हैं, उसमें स्टोर कैसे करते हैं, कैसे बाकी चीजें हो रही होती हैं डेटाबेसेस में, एंड स्पेशली डेटाबेसेस को कंट्रोल करने वाली जो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है एसक्यूएल, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली कंपनीज में, साथ के साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसको शॉर्ट में जो है क्वांट कहते हैं। तो इनके मैथमेटिकल फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं और एक टाइम फ्रेम दिया जाता है जिसमें आपको ये बहुत सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। तो जो ज़्यादा क्वेश्चन करता है उसके ज़्यादा मार्क्स होते हैं और सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। साथ के साथ आपके पास होनी चाहिए गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। अब गुड कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश में आप भारी भारी शब्द जो हैं उनका प्रयोग करें। इसका मतलब है कि आपके जो आइडियाज़ हैं, आपकी जो थिंकिंग है, इंटरव्यूज़ के अंदर या कहीं और या ग्रुप डिस्कशंस के अंदर आप दूसरे लोगों तक अच्छे से पहुंचा सकें और आपको इंग्लिश जैसी लैंग्वेज बोलने में प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी कमज़ोर है तो उसे हमें इम्प्रूव करना है। इसके लिए हम काफ़ी सारी बुक्स जो है वो रेफ़र कर सकते हैं, काफ़ी सारे वीडियो ट्यूटोरियल्स रेफ़र कर सकते हैं एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं इंग्लिश में अपने आइडियाज़ को बताने की। इसका मतलब ये नहीं है कि हम फैंसी वर्ड्स में अपने आइडियाज़ को बताएं, हम सिंपल लैंग्वेज यूज़ करके अपने आइडियाज़ को कन्वे कर सकते हैं दूसरे व्यक्ति तक। तो व्हाट शुड यू स्टडी में हमने कवर कर लिया है सब। इसके बाद बात करेंगे कि इंटरव्यू के लिए जब भी कंपनीज कैंपस के अंदर आ रही होती हैं और स्टूडेंट्स को बुलाती है राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज लेने के लिए, तो किस तरीके के राउंड्स होते हैं, क्या क्या होता है उन राउंड्स के अंदर, उनके लिए प्रिपेयर कैसे करें, उसकी अगर बात करें तो जब भी इंटरव्यू राउंड्स होते हैं उनमें से सबसे पहला राउंड होता है शॉर्ट लिस्टिंग का। यानी अगर 700 बच्चों ने अप्लाई किया है किसी कैंपस के अंदर, 500 बच्चों ने अप्लाई किया है, तो उनमें से टॉप 30, 40, 50 ही सिलेक्ट होंगे फर्स्ट राउंड के बाद। और ये शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होती है? ये होती है या तो आपकी जीपीए के बेसिस पर, जीपीए यानी सीजीपीए, या फिर आपकी परसेंटेज को अगर ग्रेड पॉइंट एवरेज में कन्वर्ट कर दे, जैसे परसेंटेज 100 से निकलती है तो जीपीए 10 के स्केल पर होती है, तो उसके बेसिस
बेसिस पर आपकी शॉर्टलिस्टिंग होती है। कुछ कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो जीपीए का क्राइटेरिया नहीं रखती, किसी की कितनी भी जीपीए हो वो अप्लाई कर सकते हैं, पर फिर वो कंपनी शॉर्टलिस्ट करती हैं आपको आपके रेज्यूमे के बेसिस पर। तो आपको अपना रेज्यूमे बहुत अच्छा करना है। इसमें अगर बात करें रेज्यूमे में क्या क्या अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, तो हमारी होनी चाहिए सबसे पहले एक अच्छी जीपीए, क्योंकि हमें पता नहीं कि कौन सी कंपनी के लिए हमें अप्लाई करना पड़ जाए, इसीलिए एक अच्छी जीपीए मेंटेन करना ज़रूरी है ताकि सबका क्राइटेरिया जो है हम वो क्रॉस कर दें। उसके साथ साथ हमारे रेज्यूमे के अंदर अच्छी एक्स्ट्रा करिकुलर पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। हमने डिफरेंट सोसाइटीज़ में काम किया हो, हम उसके साथ साथ डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में गए हो, अलग अलग डोमेन्स हमने एक्सप्लोर की हो। सिर्फ डिबेटिंग जैसी चीज़ नहीं, उसके साथ साथ ड्रामेटिक्स, कंटेंट राइटिंग एंड साथ के साथ हमारी म्यूजिक जैसी चीज़ें, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने एक्सप्लोर की हो, वो हमारे लिए अच्छा है। एंड उसके साथ हमारे पास PORs होनी चाहिए। PORs जैसे पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब भी आप कॉलेजेस में जाते हैं तो वहाँ पर क्लब्स या सोसाइटीज़ होती हैं। ये सोसाइटीज़ डेडिकेटेड काम करती हैं, जैसे एक फोटोग्राफी सोसाइटी होगी जो फोटोग्राफ से रिलेटेड चीज़ें कर रही होगी, या एक राइटिंग सोसाइटी होगी जो राइटिंग से रिलेटेड चीज़ें कर रही होगी। तो जब भी आप इनके मेम्बर्स बनते हैं तो 2 से 3 साल के बाद PORs बढ़ते हैं। जैसे कोई हमारा क्रिएटिविटी हेड बन जाता है, कोई प्रेसिडेंट बन जाता है, कोई वाइस प्रेसिडेंट, कोई जनरल सेक्रेटरी। तो ये जो PORs हैं नॉन टेक में, इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। ये अगर हमारे रेज्यूमे के अंदर होते हैं तो हमारे रेज्यूमे के शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारा जो रेज्यूमे होना चाहिए वो बहुत अच्छे से फॉर्मेटेड होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मेटिंग दिखाती है कि आप कितने प्रोफेशनल हैं, कितने सीरियस हैं इस जॉब के बारे में। तो नॉन टेक प्लेसमेंट्स में हर एक चीज़ जो है वो प्रोफेशनलिज्म से रिलेट की जाती है, इसलिए अपने रेज्यूमे को हमें अच्छे से लिखना है। उसमें बुलेट पॉइंट्स हमें रखने हैं, इंडेंटेशन रखनी है, स्पेसिंग कंसिस्टेंट रखनी है, मतलब वो सुंदर लगना चाहिए और प्रोफेशनल लगना चाहिए। उसके बाद बात करें तो सेकंड राउंड कुछ कुछ कंपनीज में ग्रुप डिस्कशन का हो जाता है। ये कंपनीज हैं जैसे एयरटेल ग्रुप डिस्कशन राउंड्स रख लेती है, स्मार्ट क्यूब या KPMG। अब जब भी ग्रुप डिस्कशन के राउंड्स होते हैं तो 2 तरीके से हो सकते हैं, या तो वो टॉपिक बेस्ड होते हैं जिसमें आपको कोई जनरल टॉपिक दे दिया जाता है जिस पर आप जो है डिस्कशन करते हैं, साथ के साथ ये केस बेस्ड भी हो जाते हैं। केस यानी आपको कोई हाइपोथेटिकल बनावटी सिचुएशन दे देंगे, थोड़ा बहुत डेटा दे देंगे और फिर आपको बोलेंगे कि आप लोग आपस में बात करिए और एक सॉल्यूशन निकालिए। तो जो भी स्टूडेंट जो है एक अच्छा सॉल्यूशन लेकर आता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, उनके सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इस राउंड के अंदर। अब मोस्टली जो है अभी कोविड की वजह से सारे जो हैं इंटरव्यूज़ वो ऑनलाइन हो रहे हैं, तो GD जो है काफ़ी कंपनीज इस टाइम पर नहीं ले रही, बट ऑन कैंपस यानी कैंपस के अंदर जब कोविड सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी तब अगर जाकर इंटरव्यू आप दें तो काफ़ी कंपनीज हो सकता है वापस से ग्रुप डिस्कशंस लेना शुरू कर दें। अब थर्ड राउंड जो होता है वो होता है हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट। ये एक टेस्ट होता है जो या तो 1 घंटे का होता है, कुछ कुछ जगह ये 1.5 घंटे का भी हो जाता है, या उससे थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा सा कम। और इस टेस्ट के अंदर 3 मेन सेक्शंस होते हैं। वो 3 मेन सेक्शंस क्या होते हैं? इनमें सबसे पहला सेक्शन होता है इंग्लिश का, तो आपसे इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ग्रामर आपकी अच्छी होनी चाहिए, साथ के साथ आप इंग्लिश से पैराग्राफ से इंफॉर्मेशन डिड्यूस कर पाएं वो पावर आपकी अच्छी होनी चाहिए। सेकेंड राउंड हमारा होता है एप्टीट्यूड का, जिसमें मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, काफ़ी सारी वो चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं जो हमने स्कूल में पढ़ी थी, और उसके बाद हमें इन चीज़ों को प्रैक्टिस करना है। इसके बाद एक और सेक्शन होता है हमारा लॉजिकल रीजनिंग का। तो लॉजिकल रीजनिंग स्कूल में NTSC जैसे एग्जाम्स अगर हमने दिए हो तो उसके अंदर की थी, वरना हम सबको पता है लॉजिकल रीजनिंग क्या होती है, जिसमें वो पजल्स आ जाते हैं, थोड़े बहुत पैटर्न्स के सवाल आ जाते हैं, तो उस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनको हमें सॉल्व करना होता है। और एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करें, क्योंकि बहुत ही कम कंपनीज होती हैं जिनके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है। यूजुअली कंपनीज के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसलिए कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो है एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर वो ये होती है कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि कौन सा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा, और ये स्किल सिर्फ प्रैक्टिस के साथ आती है। अब टेस्ट में कुछ कंपनीज जनरल नॉलेज का भी एक राउंड रख देती हैं। अब ये बहुत ही कम कंपनीज हैं, तो स्पेशली हमें जनरल नॉलेज के बारे में प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कंपनी में अप्लाई करने से पहले हमें उस कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, साथ के साथ जिस रोल के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। तो अगर हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन होगी तो हम क्या करेंगे, हम प्रिपेयर कर सकते हैं कि अगर जनरल नॉलेज हमसे पूछा जाएगा तो उसको हम थोड़ा बहुत पढ़ ले पहले से। और ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कैसे?
इस इंफॉर्मेशन के लिए हम लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर सीनियर्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जिनको 1 साल या उससे ज़्यादा हो गया है काम करते हुए, ताकि वो अच्छे से समझ चुके हैं उस कंपनी को। एंड उसके साथ साथ आप अपने कॉलेज सीनियर्स को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो उस कंपनी में काम करते हैं, ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल रहे। अब अगर रिसोर्सेज की बात करें कि क्या क्या रिसोर्सेज आपको यूज़ करने हैं इस एप्टीट्यूड टेस्ट को क्लियर करने के लिए, तो उसमें सबसे पहले आ जाती हैं कुछ वेबसाइट्स में आ जाती है हमारी indiabix.com, pariksha.co, freshersworld.com, सवाल.com। इन सारी वेबसाइट्स के ऊपर आपको फ्री एप्टीट्यूड टेस्ट मिल जाएंगे जो लिमिटेड होते हैं, पर आप उनको करके थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं, थोड़ा देख सकते हैं कि एप्टीट्यूड टेस्ट किस तरीके से सॉल्व होते हैं। एंड इसके साथ साथ इनमें से कुछ वेबसाइट्स पर जो है टाइमर बेस्ड टेस्ट होते हैं, तो आप आधे घंटे का 1 घंटे का टाइमर लगाकर उन टेस्ट को कर सकते हैं एंड फिर अपना स्कोर एनालाइज कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत अच्छी कुछ बुक्स होती हैं जो हाईली रिकमेंडेड होती हैं, जो स्टूडेंट्स CAT यानी MBA वाले एग्जाम के लिए पढ़ रहे होते हैं, वो भी इन बुक्स को रेफर करते हैं। इनमें से पहली हमारी आ जाती है हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसके बाद एक और क्वांट से रिलेटेड बुक, एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाली बुक, जिसको यूज करके आप इंग्लिश के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर अगर 4th राउंड की बात करें तो 4th राउंड हमारे होते हैं 2 से 3। तो 4th राउंड ऑफ इंटरव्यूज में हमसे पूछे जाते हैं केस स्टडीज, गेस्टिमेट्स और पजल्स। अब केस स्टडीज क्या होती हैं? आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दे देंगे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में कि हमारी ये कंपनी है, इसके अंदर इतनी सेल्स हुई थी, अगले साल का ये हमने सोचा है, और आपको कोई प्रॉब्लम दे देंगे कि क्या हमें किसी और कंपनी के साथ काम करना चाहिए, उनके साथ मर्ज करना चाहिए, आप हमें एक सॉल्यूशन दें। तो इस तरीके के आपको हाइपोथेटिकल सॉल्यूशन अच्छे अपने जो है इंटरव्यूअर को वो देने होते हैं। उनको बैक करने के लिए आपको अपनी लॉजिकल रीजनिंग यूज करनी होती है, साथ के साथ एक्सप्लेनेशन देकर एक्सप्लेन करना होता है। उसके अलावा आ जाते हैं गेस्टिमेट्स। अब गेस्टिमेट्स में किस तरीके के सवाल आते हैं, जैसे आप बताइए कि दिल्ली के अंदर कितनी बसेस चलती हैं एक दिन के अंदर, या फिर थार डेजर्ट में कितने ऊंट होते हैं। तो इस तरीके के अजीबोगरीब सवाल आपसे पूछ लिए जाएंगे, पर आपको लॉजिक लगाकर उन सवालों के जवाब देने हैं, ताकि अच्छे से आपका इंटरव्यूअर कन्विंस्ड हो जाए कि हाँ, इन्होंने काफ़ी अच्छे लॉजिकल जो है आंसर्स दिए हैं अजीब सवाल के भी। उसके साथ साथ पजल्स की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स पर जाकर। इनके लिए प्रिपेयर करने के लिए जो रिसोर्सेज हम यूज़ करेंगे उनमें से सबसे पहले आ जाती है हमारी केस स्टडी की बुक, केस इन पॉइंट। ये काफ़ी फेमस बुक है जो काफ़ी सारे लोग यूज़ करते हैं, रेफर करते हैं नॉन-टेक प्लेसमेंट्स के लिए। उसके बाद गेस्टिमेट्स की एक बुक आ जाती है एस योर केस, जिसमें मार्केट साइजिंग के क्वेश्चंस होते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं, 30 से 40 क्वेश्चंस एनफ हैं आपको एक आइडिया देने के लिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं इंटरव्यूज में, कैसे आप उनके सॉल्यूशंस दें। अब इसके बाद फाइनल राउंड आ जाता है HR इंटरव्यू राउंड। HR इंटरव्यू राउंड में आपसे आपके बारे में पूछा जाएगा, तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, साथ के साथ आपने अपने रेज्यूमे में जो जो चीज़ें लिखी हैं उनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब इसमें मोस्ट कॉमनली जो आस्क्ड क्वेश्चन है वो है टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर प्रिपेयर कर लें। अगर हमें लग रहा है कि नहीं, हमें तो बहुत नॉलेज है, इस क्वेश्चन का तो बहुत सिंपल जवाब होगा, हम कभी भी दे देंगे, तो ऐसा हमें नहीं सोचना। हमें काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, रेलिवेंट यानी ज़रूरी पॉइंट्स उनको बताने हैं। कुछ ऐसी चीज़ें बतानी हैं जो रेज्यूमे के अंदर नहीं है, पर सिर्फ प्रोफेशनल चीज़ें ही शेयर करनी है इंटरव्यूअर के साथ। हमें पर्सनल चीज़ें ज़्यादा शेयर नहीं करनी, ताकि हम प्रोफेशनलिज्म बनाए रखें अपने इंटरव्यू के अंदर। उसके साथ साथ सेकंड जो क्वेश्चन बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर पूछा जाता है वो ये है कि आप टेक अगर कर रहे थे, अगर आपके रेज्यूमे के अंदर कोई टेक रिलेटेड प्रोजेक्ट है, या आप टेक की ब्रांच से आ रहे हैं, COE IT जैसी ब्रांच से आ रहे हैं, या फिर अगर आप ECE में भी अगर किसी कोर ब्रांच से आ रहे हैं, मैकेनिकल से आ रहे हैं, तो कभी कभी इंटरव्यूअर आपसे पूछ लेता है कि आपने टेक से नॉन टेक में शिफ्ट लेने का डिसीजन क्यों लिया, या फिर आपने कोर से नॉन टेक में शिफ्ट होने का डिसीजन क्यों लिया। तो ऐसे सवालों के भी आपके पास जवाब होने चाहिए कि अगर आप फाइनेंस मैनेजमेंट रिलेटेड साइड से नहीं आ रहे, किसी और साइड से जा रहे हैं, तो क्यों आप नॉन टेक में जाकर जॉब करना चाहते हैं, क्या आपको अपील करता है इस फील्ड के बारे में। अब ये हमने बात कर ली है बहुत सारे इंटरव्यूज की। इसके बाद बात करते हैं पैकेजेस की, यानी सैलरी, CTC क्या रहता है जनरली कंपनीज में। अब एवरेज पैकेज जो होता है वो होता है 7 to 8 लाख पर एनम, मतलब 1 साल के अंदर आपको 7 से 8 लाख रुपए जो है सैलरी मिल रही होती है। इस CTC के भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो अगर आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो पैरेलल चैनल पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। अब एक अच्छा पैकेज माना जाता है 10+, अगर 10+ क्रॉस हो गया तो उसको हम एक अच्छा पैकेज मानते हैं। और टॉप कंपनीज क्या रहती हैं, अब सबसे हाई पेइंग कंपनीज की हम बात करेंगे एंड उनके एवरेज पैकेजेस को डिस्कस करेंगे। इसमें से सबसे पहली कंपनी आ जाती
जाती है हमारी लैंडमार्क ग्रुप। ये कंपनी एक्सेप्शनली हाई पैकेज देती है नॉनटेक के अंदर और बहुत ही सिलेक्टेड कॉलेजेस के अंदर आती है। इसका पैकेज होता है 30 lakhs पर एनम। उसके बाद आती है हमारी जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी जो कि 12.5 lakhs पर एनम देती है। अब ये जो लिस्ट है ये पैकेज वाइज सॉर्टेड नहीं है, ना ये इस तरीके से सॉर्टेड है कि ऊपर वाली कंपनी सबसे अच्छी है नीचे वाली सबसे बुरी है। यहाँ पर रैंडमली हमने लिस्ट बनाई हुई है, तो ऐसे हमें नहीं सोचना कि ऊपर वाली ज़्यादा अच्छी है नीचे वाली थोड़ी कम अच्छी है। अगर आपकी पैकेज रिक्वायरमेंट है तो आप उसको देख सकते हैं। बाकी ब्रांड वैल्यू भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है नॉनटेक के अंदर, क्योंकि इस फील्ड में ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। शुरुआत में शायद आपकी सैलरी कम हो, लेकिन उसके बाद आप MBA वगैरह कर लेते हैं तो उसके बाद ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इस सेक्टर के अंदर। तो सिर्फ सैलरी नहीं देखनी हमें कंपनी की प्रोफाइल देखनी है, अपनी ग्रोथ देखनी है। अब इसके बाद बात करें तो बेन की जो BCN ब्रांच है वो देती है 10 lakhs पर एनम के आसपास। ब्लैक रॉक जैसी कंपनी 15 lakhs पर एनम देती है। एयरटेल 11 lakhs पर एनम देती है। साथ के साथ ZS भी काफ़ी अच्छी कंपनी है जो 9 lakhs पर एनम का आपको पैकेज ऑफर करती है। उसके साथ साथ ये कुछ कंपनीज आ गई हैं जो काफ़ी फेमस हैं और बहुत अच्छे पैकेजेस आपको ऑफर करती हैं। अब स्टार्टअप्स थोड़े आ जाते हैं। कॉलेज दुनिया जैसा स्टार्टअप जो 7 to 9 lakhs पर एनम देता है। अब ये जो पैकेजेस हैं ये थोड़े से ऊपर थोड़े से नीचे हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपके कॉलेज में वो कंपनी कौन सी प्रोफाइल के लिए आई है। कौन सी प्रोफाइल में भी कंपनी जो है कॉलेज के हिसाब से भी थोड़े बहुत पैकेजेस को शिफ्ट कर देती है, तो उसका हमें ध्यान रखना है। कोगोपोर्ट भी एक स्टार्टअप है जो 18 lakhs पर एनम जो है ऑफर करता है। तो ये वो सारी टॉप कंपनीज हैं जो आपको टॉप पैकेजेस ऑफर कर रही होंगी। तो अगर ये आपके कैंपस के अंदर आती हैं तो इनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इन सारी कंपनीज के कुछ कुछ पोर्टल्स कुछ वेबसाइट्स होंगी, तो अगर ये ऑफ कैंपस रोल्स निकाल दिए तो उनको आपको ध्यान में रखना है, उनके लिए आपको अप्लाई करना है। प्लेसमेंट्स जो है यूजुअली नॉर्मल सीजन के साथ शुरू हो जाती है, यानी अगस्त या लेट जुलाई के अंदर आपकी प्लेसमेंट शुरू हो जाती है और ये प्लेसमेंट चलती रहती है अगले साल के मई तक। तो यूजुअली मोस्टली जो कंपनीज हैं शुरुआत में ही आ जाती हैं हाई पेइंग कंपनीज। उसके बाद थोड़ी कम फ्रीक्वेंसी से कंपनीज आ रही होती हैं एंड बाद में यूजुअली स्टार्टअप्स आते हैं जो थोड़ा कम पे करते हैं। तो उसका आपको ध्यान रखना है। तो अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर करें अपने नॉनटेक प्लेसमेंट्स के लिए। अब हमने पूरी कोशिश की है नॉनटेक प्लेसमेंट से रिलेटेड बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर करने की एंड आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आप पूरा फायदा उठा पाएंगे जब भी आपका इंटर्नशिप या आपका प्लेसमेंट सीजन शुरू होता है। आप डेफिनेटली अच्छी कंपनीज में अप्लाई करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। एंड इसके साथ साथ अगर किसी इंटरेस्टिंग कॉलेज रिलेटेड टॉपिक के बारे में आपको वीडियो चाहिए तो उसके बारे में आप नीचे जाकर कमेंट कर सकते हैं एंड नेक्स्ट वीडियोस हम उन पर बना रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।